नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करेंगे आज बिहार की खबर से। आज सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के आबकारी और शराबबंदी के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान का एक वीडियो वायरल हो गया। पूर्णिया में मंत्री महोदय ने एक पब्लिक मीटिंग की। अब्दुल जलील मस्तान ने खुद माइक संभाला और मंच पर अपने बिल्कुल करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लगवाई। इसके बाद नोटबंदी के फैसले को लेकर मोदी पर हमले किए। यहां तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने जो कहा और अपने सपोर्टर से जो करवाया वो हैरान करने वाला है और राजनीतिक मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ। अब्दुल जलील मस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित कमेंट किए, प्रधानमंत्री की फोटो सामने रखकर अपने समर्थकों को भड़काया, मोदी की फोटो पर जूते मारने के लिए कहा, प्रधानमंत्री की तुलना नक्सली उग्रवादियों से की, प्रधानमंत्री को डकैत कहा। अब्दुल जलील मस्तान ने कहा कि लोगों की परेशानी नोट बैन से है, इसीलिए प्रधानमंत्री को जूते मारने चाहिए। मंत्री की मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री की फोटो पर इसके बाद जूते चप्पल चलाए गए। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा जाएगा। गौर से देखिए, दोबारा सुनिए, स्टेज से क्या कहा गया, क्या ऐलान हुआ। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा जाएगा। स्टेज पर बिहार के मंत्री थे, बगल में कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की फोटो लगी थी। बिहार के मंत्री ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भीड़ को उकसाया तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे दिखाया नहीं जा सकता। मंत्री बोलते रहे, जूते चप्पल चलते रहे। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा जाएगा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली, पीएम का अपमान करने वाली बेहद शर्मनाक तस्वीरें बिहार के पूर्णिया अमौर से आई। सभा बुलाई थी बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री ने। मंत्री महोदय का नाम है जलील मस्तान। बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री हैं जलील मस्तान। कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कोटे से ही मंत्री हैं। जलील मस्तान ने इस सभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, प्रधानमंत्री को अपमानित किया। मस्तान ने नोटबंदी का जिक्र किया। नोटबंदी के इश्यू पर बिहार के मंत्री ने खुद ही प्रधानमंत्री को पूर्णिया बुलाने की बात कही और फिर ऐलान कर दिया कि पीएम नहीं आए इसलिए जूते चलाओ। उन्होंने बीच में कहा था कि हमें आप 50 दिन का समय दीजिए, अगर मैं आपके संकट को दूर नहीं कर सकूंगा तो आप देश के किसी चौराहे पर हमें बुला लीजिएगा और आपको जो सजा देना होगा आप दे दीजिए। दोस्तों, हमारे वेदनाओं को, हमारे तकलीफों को, हमारे दिक्कतों को, हमारे समस्याओं को नोट की वजह से ये हल नहीं पाया। आज हम लोग एक सभा लगाए और इसकी जानकारी मोदी जी को दी है कि 22 तारीख को हमारे यहाँ एक वेदना सभा होने जा रहा है और आप हमारे दुखों को, तकलीफों को, हमारी वेदनाओं को आप सुनिए। तो हम लोग भेज दिया। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा जाएगा। इस वेदना के पीछे नीतीश कैबिनेट के मंत्री जलील मस्तान ने जैसे ही बयान दिया, उनके समर्थकों ने ताली बजानी शुरू कर दी। दो समर्थक तस्वीर के आसपास आ गए। नीली शर्ट पहने शख्स ने चप्पल निकाली, मंत्री के उकसावे पर वही किया जिसका आदेश मिला था। वो आया नहीं है, उसकी पिक्चर लगी है, इसे आज जूता मारा जाएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी का अपमान करने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। नारेबाजी के बाद जलील मस्तान फिर बोले। इस बार मर्यादा की सारी हदें लांघ दी, प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। वो प्रधानमंत्री नहीं है, अरे वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो नक्सलाइट है, उग्रवाद है, एक डकैत है और लोगों को तरह तरह से सताने का एक वो के आला है। बिहार के मंत्री के इस बयान के बाद बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला, मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
अब्दुल जलील मस्तान ने ये कारनामा 22 फरवरी को किया था, लेकिन इसका वीडियो आज वायरल हुआ। इसी वीडियो को लेकर आज इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद ने जलील मस्तान से बात की, लेकिन मंत्री महोदय आज भी अपने कारनामे को जस्टिफाई करते रहे। प्रधानमंत्री की फोटो पर जूते चप्पल बरसाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों के मन में गुस्सा था, अगर नाराजगी जाहिर करने के लिए लोगों ने ऐसा किया तो वो कैसे रोकते। आपको वो पिछली बात याद नहीं है, जब नोटबंदी हुई थी, लोग संकट में थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 50 दिन दीजिए, अगर हम आपके संकट को दूर नहीं कर सकेंगे तो हमें किसी भी चौराहे पर बुलाइएगा और जो सज़ा देना होगा दीजिएगा। चौराहे पे सज़ा दे रहे थे प्रधानमंत्री को, तो हम लोग ने नोटबंदी के खिलाफ कर रहे थे और ये लोग चूँकि संकट में थे, अब हुजूम को रोकना तो मुश्किल है। अब हुजूम क्या किया नहीं किया। कार्यक्रम रखा जिसमें आपने कहा कि आज का तारीख हमने तय कर रखा था इसी कार्यक्रम के लिए कि आप जूते मारें, आपकी आवाज़ है उसमें, आप कह रहे हैं लोगों से कि आप जूते मारें। नहीं, आपको वो बात याद नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था टीवी पर, पेपरों में भी, कि हमें 50 दिन दीजिए, अगर हम हल नहीं कर सकें हमें जो सज़ा देना होगा दीजिएगा। लोगों ने उसको बुलाया, जैसा वो सिस्टम था उसको कहा, वो नहीं आया तो लोगों को जो हुआ किया, उसमें हमारा क्या करना है। उसमें आप कैसे भूल गए कि आप एक कैबिनेट मंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और आप उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। वो तो चूँकि वो खुद कहा था कि हमें जो सजा देना होगा दीजिएगा, अब लोग ऐसा करेंगे तो उसके लिए हम क्या करें। डकैत भी कहा। कौन? आपने कहा प्रधानमंत्री को डकैत कहा। आपको ठीक लगता है? आप एक कैबिनेट मंत्री हैं, आपका एक ओहदा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आप प्रधानमंत्री को खुलेआम सभा में डकैत कहेंगे? वो लूट लिया, हमारा जो पैसा है मालिक वो है, हम अपने पैसा के लिए दर दर भटकते हैं, उस पैसे पर वो लोग लगा रखा है, डकैत कहेंगे आप? ये डकैत कहा कि क्या है वो, आखिर आप बताइए वो है क्या। हालांकि बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने जलील मस्तान के बयान को क्रिटिसाइज किया। अशोक चौधरी ने कहा कि पब्लिक लाइफ में भाषा और आचरण का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर जलील मस्तान ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है तो पार्टी उनसे सफाई मांगेगी। वो एक कैबिनेट मंत्री हैं और इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये है कि कहाँ पर ये बात तो हम बार बार कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में भाषा के और शब्दों को प्रयोग करने में संयम बरतना चाहिए। हम तो भाजपा वाले लोगों के लिए कहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी के हैं, तो भाषा का प्रयोग में कहीं ना कहीं संयम बरतना चाहिए। हो सकता है कि भावना में आकर उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया होगा, लेकिन इस सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक सभा की, सभा में मंच पर एक कुर्सी लगाई, कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर रखी और लोगों से कहा कि आप इनको जूते मारें। उसके बाद उनके लिए डकैत शब्द का इस्तेमाल किया। आपको लगता है कैबिनेट मंत्री के लिए देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी सही है? नहीं, भाषा के प्रयोग में हमेशा हम कहते हैं संयम बरतना चाहिए। बात नहीं अशोक जी, यहाँ तो जिस तरह से उन्होंने जो कुछ भी किया, प्रधानमंत्री की तस्वीर रखी मंच पर और जूते मारने के लिए कहा, यहाँ सिर्फ शब्द की बात नहीं है। नहीं, हमने वीडियो देखा नहीं है, इसलिए अभी तत्काल उस पर कमेंट करना। लेकिन हाँ, अगर शब्द इस तरह के शब्द का प्रयोग है उसमें कहीं ना कहीं संयम बरतना चाहिए। पार्टी उनसे पूछेगी इस संबंध में? वीडियो देखेंगे बिल्कुल और उनसे कहेंगे कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह की हरकतों को नहीं करना चाहिए। अब्दुल जलील मस्तान के बयान से दिल्ली में भी कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मस्तान के बयान को कंडेम किया। देश के प्रधानमंत्री जी से चाहे हमारा कितना भी विरोध हो, प्रधानमंत्री एक बुजुर्ग भी हैं और राहुल गांधी जी भी हमेशा ये कहते हैं और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हमें व्यक्तियों का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वैचारिक मतभेद कितना भी हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो ये अनुचित है। तो आपको लगता है कि जो चूंकि वो जिम्मेदार आदमी हैं, मंत्री हैं, तो वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लगता है कि उससे वो थोड़ी उन्होंने प्रेरणा ली है? सवाल केवल जिम्मेदार पद पर बने व्यक्ति का नहीं, सवाल आचरण का है। मैंने जैसा कहा, मैंने आप जिस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं नहीं देखा, पर केवल आपकी बताई हुई बात पर मैं ये कहूँगा, किसी व्यक्ति को भी दूसरे व्यक्ति का समेत प्रधानमंत्री के अपमान करने की ना इजाज़त है, ना ये तरीका सही है, ये हमारे संस्कारों के अनुरूप नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर शर्मनाक बयानबाजी को लेकर बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने कांग्रेस पर वार किया। कहा नीतीश कुमार को ऐसे मंत्री को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। विधानसभा के सेशन में भी वो इस मुद्दे को उठाएंगे। ऐसे मंत्री को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है और नीतीश कुमार को ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना होगा।
कल विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के अंदर इस मामले को उठाएंगे और नीतीश कुमार को बाध्य करेंगे कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि डकैत है, नक्सली है, इतना ही नहीं, चित्र लगाकर योजनाबद्ध तरीके से और अपील करें लोगों से कि प्रधानमंत्री के चित्र पर जूता मारिए, और मंत्री के सामने प्रधानमंत्री के चित्र पर और जूता से मारा जा रहा है और मंत्री वहाँ पर खड़े हुए इसको देख रहे हैं, इससे ज़्यादा अपमानजनक क्या हो सकता है। और ऐसे मंत्री को एक क्षण भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है और ये बहुत ही अपमानजनक है। और ऐसे मंत्री नीतीश जी के मंत्रिमंडल में शामिल हैं और नीतीश कुमार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। वैसे बिहार के मंत्री महोदय नोटबंदी के फैसले से इतने नाराज हैं कि मोदी की तस्वीर पर जूते चप्पल चला रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि नोटबंदी के फैसले से देश के विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था धीमी नहीं हुई। नोटबंदी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी साबित हुई। अक्टूबर से दिसंबर के आंकड़ों में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच विकास दर की रफ्तार अनुमान से बेहतर रही है। तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% रही, जबकि चीन की जीडीपी ग्रोथ 6.8% रही। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़े जारी करने वाली संस्था ने बताया कि नोटबंदी के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में मंदी नहीं आई। एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास दर 6% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 8.3 रही। नोटबंदी आपको याद दिला दें 8 नवंबर को लागू हुई थी और 30 दिसंबर तक चली थी। जीडीपी के जो आंकड़े आज जारी हुए हैं उसमें नोटबंदी के 2 महीने भी शामिल हैं। Policies like demonetization are very difficult to assess without a lot of data coming in. But the immediate effect based on the data which is currently available certainly bears out the observation which you have made. We will, of course, keep evaluating our numbers as and when more data becomes available, and it will be my job to make the data available to you, and you will draw the appropriate conclusions at that time. आज नोटबंदी के दौरान के सरकारी आंकड़े आने के बाद सरकार खुश दिखी। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि अब हमारे सामने आंकड़े हैं और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहेगी। कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स जो थे वो एनेक्डोटल थे, कोई स्टैटिस्टिकल उसका बैकअप नहीं था। और पिछले क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था हम लोगों ने सरकार के तरफ से भी एक्सप्लेन किया था कि स्टैटिस्टिकल बेसिस पर ही, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही हम कुछ बोल सकते हैं। फलाना सिटी में ये हो गया, इधर ये हो गया, ये इंडस्ट्री ऐसा हो गया, उसके ऊपर एनेक्डोटल एविडेंस के आधार पर कुछ कह नहीं सकते। तो अभी हमारे सामने जो है आंकड़े हमारे सामने हैं और आंकड़े के हिसाब से जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इस साल का, जो ग्रोथ 16-17 का वो 7% से ऊपर है। हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वॉट एवर स्टैटिस्टिक्स इज इन फ्रंट ऑफ अस, लेट अस गो बाय द स्टैटिस्टिक्स। नोटबंदी को लेकर एक और बात फैलाई गई थी कि इस दौरान खरीदारी कम हुई, मार्केट में मंदी है, लेकिन शक्तिकांत दास ने कहा कि नोटबंदी का जीडीपी पर नेगेटिव असर नहीं हुआ है। नोटबंदी के बाद जिस तरह से सरकार ने नई करेंसी की सप्लाई की, उससे नोटबंदी का नेगेटिव असर खत्म हो गया। डिमोनेटाइजेशन का सवाल है, डिमोनेटाइजेशन का जितना हद तक लोग मतलब कह रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जीडीपी के ऊपर, उस तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। और डिमोनेटाइजेशन का जो पैरेलल प्रोसेस होता है रीमोनेटाइजेशन, जिसके तहत न्यू नोट्स हम सप्लाई कर रहे हैं, दैट रीमोनेटाइजेशन प्रोसेस ऑल्सो अभी मतलब लगभग नियर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी किसी बैंक में कोई ऐसा कंप्लेंट्स नहीं है। कुछ एटीएम्स में कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उसके तरफ रिजर्व बैंक और जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और जो बैंक्स के इंडिविजुअल बैंक्स है उसके तरफ वो ध्यान दे के उसको उसमें नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन का जो एक टेम्पोररी इम्पैक्ट था, बिल्कुल टेम्पोररी रहा, वो थोड़ा कंजम्पशन पे ऊपर शायद रहा, लेकिन वो मतलब वो इम्पैक्ट आया और वो इम्पैक्ट चला गया। कुछ बड़े शहरों में शायद वो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, और बड़े शहरों में भी हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ पे ज़्यादातर जो परचेजेस होते हैं वो तो डेबिट क्रेडिट कार्ड में होते हैं, तो एक्चुअल परचेजेस तो अफेक्ट नहीं हुए। आइए अब बात डीयू स्टूडेंट गुरमेहर कौर की। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को लेकर हो रहे विवाद से परेशान होकर
शहीद की बेटी गुरमेहर ने दिल्ली छोड़ दी। उन्होंने लिखा कि अब वो कुछ नहीं कहेंगी, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन राजनीति पर इसका असर नहीं दिखा। आज गुरमेहर कौर के समर्थन और रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के खिलाफ लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों ने डीयू कैंपस में आज़ादी मार्च निकाला। एबीवीपी को टारगेट किया गया। वहीं एबीवीपी की तरफ से आज सफाई आई कि गुरमेहर को मिल रही धमकियों में एबीवीपी का कोई रोल नहीं है। हालांकि गुरमेहर कौर ने एबीवीपी के खिलाफ चल रहे कैंपेन से अब खुद को अलग कर लिया है। मैं कैंपेन से अलग हो रही हूँ। सभी को बधाई। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। मुझे जो कहना था कह दिया है। मैंने बहुत कुछ सहा है और 20 साल की उम्र में इतना ही सह सकती थी। ये कैंपेन मेरे बारे में नहीं, स्टूडेंट्स के बारे में है। प्लीज़ इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करें। सभी को शुभकामनाएं। मेरी बहादुरी और मेरी हिम्मत पर सवाल उठाने वाले किसी भी शख्स से कहना चाहूँगी कि मैं काफ़ी बहादुरी दिखा चुकी हूँ। ये तय है कि अब किसी को भी धमकियां देने या हिंसा का रास्ता अपनाने से पहले अब हम कम से कम 2 बार सोचेंगे जरूर। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गुरमेहर कौर का दर्द उनके ट्वीट पर आज कुछ इस तरह छलका। शहीद की बेटी गुरमेहर कौर ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। इस बयान के साथ ही उन्होंने एबीवीपी के खिलाफ चल रहे कैंपेन से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद गुरमेहर कौर के दादा कमलजीत सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने लोगों से अपील की कि अब रहने भी दो, इस मामले को यही खत्म कर दो। इसको हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? उसने तो कैंपस में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो ही नहीं होनी चाहिए, और अगर उसने ये बयान दे ही दिया तो उसको खत्म करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए उसको। लेकिन ये आवाजें अनसुनी करके आज भी गुरमेहर कौर पर सियासी रोटियां सेकी गई। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के तिरंगा मार्च के विरोध में फाइट मार्च निकाला। अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। डिस्कस करो, क्वेश्चन करो और क्रिटिकल परसेप्शन रखो। अगर यूनिवर्सिटी में रहना है तो गुंडागर्दी नहीं चलेगा। आपको पसंद नहीं है, आप बोलो कि पसंद नहीं है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो। आप जाके मार नहीं सकते हो बच्चों को। डायलॉग एक चीज होती है, अगर आप उसको एकदम इग्नोर कर देंगे तो फिर आपके पास क्या बचा? वायलेंस। जब तक आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तब तक आप वायलेंस पे ही रिजॉर्ट करेंगे। कोई भी किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि हमारे डिसेंट को वो अपोज करे। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने ये फाइट मार्च खालसा कॉलेज से आर्ट्स फैकल्टी की ओर निकाला। इसमें जेएनयू के छात्र भी शामिल हुए। आम स्टूडेंट और आम शिक्षक शांति से अपनी बात रखने की आजादी चाहते हैं, और ये आजादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी है और किसी का हक नहीं है कि वो छीने। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ का फ्रेमवर्क है हम उसी को मानने को तैयार है। ये जो हर्ट सेंटिमेंट का पॉलिटिक्स चल रहा है हम इसको बिल्कुल मना करते हैं। जेडीयू से लेकर लेफ्ट के नेताओं तक ने इस फाइट मार्च में हिस्सा लिया। डी राजा, सीताराम येचुरी छात्रों के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे और छात्र राजनीति की आड़ में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के छात्राओं को अपनी अधिकार जो है और उनकी सुरक्षा के लिए हम आए ये आश्वासन दिलाने की हम उनके साथ रहेंगे और ये बात पार्लियामेंट में भी उठेगी। एबीवीपी के खिलाफ इस जंग में कहीं बाजी आइसा न मार ले जाए, इससे परेशान कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी आज अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल किया। कांग्रेस की ओर से मशाल रैली भी निकाली गई। इस पूरे मामले में एबीवीपी सबसे ज्यादा निशाने पर रही है। उमर खालिद के सेमिनार में शामिल होने को लेकर एबीवीपी ने विरोध जताया था, जिसके बाद हिंसक झड़प हुई थी। गुरमेहर कौर ने भी एबीवीपी को निशाने पर लेते हुए पोस्ट किया था कि वो एबीवीपी से डरने वाली नहीं है। आज एबीवीपी ने सफाई दी और मॉरिस नगर थाने में तहरीर दी कि गुरमेहर कौर को मिली धमकी से उसका कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने गुरमेहर को रेप की धमकियां दी उन्हें गिरफ्तार करे दिल्ली पुलिस। ये लोग दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन पर गलत एलिगेशंस लगाते हैं, मॉलेस्टेशन के एलिगेशंस लगाते हैं, मगर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन सभी एलिगेशंस को सीधे से नकारती हूं। वहीं आज दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में एक्शन में नजर आई। गुरमेहर कौर को धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गुरमेहर कौर को लेकर एक तरफ जहां छात्र संगठन आमने सामने हैं, वहीं देश के नेता और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस मामले में कूद गए। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से लेकर जावेद अख्तर तक सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक दूसरे को नसीहतें दी जा रही हैं। देशभक्ति और देशद्रोह पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। गुरमेहर कौर के पक्ष विपक्ष में नेता भी हैं और अभिनेता भी, खिलाड़ी भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। आज गुरमेहर कौर को सबसे पहले समर्थन दिया रॉबर्ट वाड्रा ने। उन्होंने लिखा, फांसीवादियों से लोहा लेने के लिए गुरमेहर कौर की हिम्मत की दाद देता हूं।
सोशल मीडिया पर शहीद की बेटी को रेप की धमकी दी जा रही है। मुझे लगता है कि जब किसी को रेप और हिंसा की धमकी दी जाती है तो ये बेहद डरावना है। गुरमेहर ने भारत और यहाँ की महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया है। गुरमेहर, मैं तुम्हारे और तुम्हारे अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ खड़ा हूँ। वाड्रा के बयान के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और लेफ्ट को आड़े हाथों लिया। कहा कि कुछ विचारहीन दल और माओवादी सोच के लोग अपने फायदे के लिए यूनिवर्सिटी जाकर छात्रों को गुमराह करते हैं। ये वो लोग हैं जो जवानों की शहादत पर जश्न मनाते हैं। ये जो माओवादी विचारधारा के लोग, ये जो अभी कॉलेज वगैरह में जो कुछ बच्चे हैं जो भारत के विरोधी स्लोगन लगाते हैं, ये वो आइडियोलॉजी के लोग हैं जो जब भी हमारा कोई शहीद होता है तो ये जश्न मनाते हैं। मेरा यही पुकार था कि हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, भारत के भविष्य हैं, इन लोगों के दिमाग को आप गंदा मत कीजिए। आप लोग तो गंदे एक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को जिंदगी को आप बर्बाद मत कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी मौका देखकर सियासत चमका ली। गुरमेहर कौर को मिल रही धमकियों को लेकर एलजी अनिल बैजल से मुलाकात करने पहुंच गए। गुरमेहर के बहाने बीजेपी पर वार करके उसे अपराधियों और गुंडों की पार्टी कह दिया। जिन लोगों ने भी ये मारपीट की है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने भी राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। वो गिरफ्तार होंगे तो पता चल जाएगा बीजेपी वाले थे। कौन करा रहे हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियां? तुम्हारे ही लोग तो करवा रहे हैं। बीजेपी के लोग ही अपने पहले भेजते हैं अपने लोग, वो नारे लगाते हैं भारत के खिलाफ और फिर खुद पहुंच जाते हैं और पिटाई करते हैं दूसरों की। तुम खुद ही लगा रहे हो और खुद ही सब लोग देख रहे हैं। नेताओं के अलावा इस मसले में अभिनेता और खिलाड़ी भी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। गुरमेहर कौर पर किरण रिजिजू के कल के बयान पर आज मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने उन्हें जवाब दिया। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, मैं गुरमेहर कौर को तो नहीं जानता, लेकिन मिस्टर मिनिस्टर, मैं ये जरूर जानता हूं कि आपका दिमाग कौन खराब कर रहा है। अगर कोई कम पढ़ा लिखा एक खिलाड़ी या पहलवान एक शहीद की अमन पसंद बेटी को ट्रोल करे तो ये समझ में आता है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोगों को क्या दिक्कत है? पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी कल गुरमेहर पर तंज कसा था। आज जब उनका मीडिया से सामना हुआ तो वो सवालों से बचते नजर आए, लेकिन हरियाणा की फोगाट बहनों ने गुरमेहर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि किसी लड़की को धमकियां मिलना गलत है, लेकिन देश के खिलाफ वो एक भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा है, तो वो चीज मुझे गलत लगी, क्योंकि वो चीज हमारे देश के खिलाफ है। उन शहीदों के, जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों का अपमान है वो सब। कि जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, जो भी प्रदेश के खिलाफ बोलेगा, तो वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम भी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। गुरमेहर कौर ने अपने 1 साल पुराने वीडियो में कहा था कि उनके पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने उनके पिता की जान ली। लेकिन गुरमेहर कौर की इस बात से शहीदों की बेटियां और कुछ परिवार इत्तेफाक नहीं रखते। उनका साफ कहना है कि गुरमेहर कौर को धमकियां मिलना बिल्कुल गलत है, लेकिन जंग हमेशा पाकिस्तान ने ही छेड़ी है, फिर उसे जवानों की मौत का जिम्मेदार क्यों ना कहा जाए। सोशल मीडिया और उसको इन पर्सन रेप एंड डेथ थ्रेट्स मिल रही है, दैट इज नॉट करेक्ट। वो बहुत यंग है अभी, शी इज ओनली 20 एंड आई नो सम पीपल उसके कॉलेज से, एंड आई नो क्या उनका लेवल है मैच्योरिटी का, एंड मे बी लाइक उसने अपना थॉट बोला जो उसने सोचा, बट देशद्रोही दैट वो बहुत बड़ा वर्ड है उसको एसोसिएट करने को। उनका स्टेटमेंट सही है, बट पीस तो दोनों तरफ से होगा ना। मतलब अगर हम ट्राई करें कि पाकिस्तान पीसफुली रहे, हमारे साथ युद्ध वगैरह ना करे, तो एक तरफ से तो कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान चाहेगा तो ही कुछ हो सकता है। जो आपने कहा है वो सरासर गलत है कि आपके पापा को पाकिस्तान वालों ने नहीं बल्कि वॉर ने मारा है। मेरे भी पापा कारगिल में शहीद हुए हैं। ये मैं एक बार नहीं बल्कि 10 बार कहूँगी कि मेरे पापा को पाकिस्तान वालों ने ही मारा है, वॉर ने नहीं मारा। मुझे ये सुन के बहुत दुख पहुंचा है कि आप देश के नागरिक होके ऐसी बात बोल रहे हैं। युद्ध किसने किया? पाकिस्तान ने किया ना। तो अगर हमारे घर पर कोई युद्ध करने आ जाए तो सैनिकों का तो फर्ज बनता है ना। हमें तो यही लगता है कि उनकी जो जान है वो पाकिस्तानियों ने ही ली है। जो भी उनको धमकियां मिल रही हैं गुरमेहर को ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं गुरमेहर से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान ने नहीं मारा उनके फादर को, तो वॉर किस तरफ से आ रही है?
कौन सा देश है या वो कौन से लोग हैं जो वॉर को इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो हमें इस बात का जवाब दे दें। हम बिल्कुल ये बात मान लेंगे कि पाकिस्तान ने नहीं मारा उनके फादर को। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। आज अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूपी की रैली में बाहुबली और कटप्पा का जिक्र किया था। आज अखिलेश ने जवाब दिया, कहा अगर लोग बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें देख लें तो उन्हें कई कटप्पा नजर आ जाएंगे। और हमें तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ बता के जाएंगे। वो कह के गए, किसी जानवर को याद दिला गए, एक किसी जानवर की याद दिला दी उन्होंने, और एक किसी फिल्म की याद दिला दी कि कोई फिल्म थी बाहुबली, उसमें कटप्पा था कोई। वैसे अगर आप बीजेपी के नेताओं की फोटो देखो तो उसमें कई आपको कटप्पा दिखाई दे जाएंगे। और मैं कह सकता हूं, जनता तो कुछ भी समझे, लेकिन पूरा देश जान गया है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ गया है। और कह रहे थे कि एक ही रैली में 3 रैली दिखाई दे रही हैं। कमाल है। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमें ब्लड प्रेशर नपाना है, और अब कह रहे हैं कि एक रैली में 3 रैली दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब आंख भी चेक करानी पड़ेगी अब तो। बीजेपी नेताओं ने यूपी में बिजली को मुद्दा बनाया है। आज अखिलेश ने बिजली के सभी सवालों का जवाब दिया। कल मोदी ने कहा था जिस जगह चुनाव हो गए वहां बिजली नहीं आएगी। अखिलेश ने कहा मोदी जी पहले चरण में कहीं भी जाकर पता कर लें कि क्या हमने ऐसा किया है। एक बाबा थे, उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बिजली नहीं आ रही है। मैंने वहां पर कहा कि हमने तो पुराने बाबा लोग देखे, कभी कभी हाथ पे आग रख लेते थे, उनका हाथ नहीं जलता था। और अगर बाबा को देखनी है बिजली आ रही कि नहीं आ रही, तो किसी तार को छू लो, अपने आप पता लग जाएगा बिजली आ रही कि नहीं आ रही। और अभी प्रधानमंत्री कह के गए, हालांकि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जहां जहां चुनाव हो गया है वहां अब बिजली नहीं आ रही है। हम तो कहते हैं कि पहले चरण में कहीं पता कर लें, और फिर आजमगढ़ से ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा कि चुनाव रहा होगा नहीं रहा होगा। बिजली देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है, और फिर बिजली में भी भेदभाव किया। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग कहने लगे कि हमने रमजान पे ज्यादा बिजली दी है, दिवाली पे कम बिजली दी है। मैंने आंकड़े निकलवाए और उनको जवाब दिया प्रेस के सामने, कहा कि समाजवादी लोग कभी भेदभाव नहीं करते। बीजेपी ने यूपी में आखिरी 2 चरणों के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पूर्वांचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा थे योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ आखिरी 2 चरणों में हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। जगह जगह वो शमशान, कब्रिस्तान, बिजली में धार्मिक भेदभाव, इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं। बिजली के सवाल पर अखिलेश ने आदित्यनाथ को जवाब दिया तो आदित्यनाथ ने आज पलटवार किया और कहा कि जो अपने पिता का न हुआ वो जनता का क्या होगा। आदित्यनाथ ने कहा आने वाले दिनों में लोग अपने बेटे का नाम अखिलेश नहीं रखेंगे। आदित्यनाथ से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता देवेंद्र पराशर ने। आपने ऐसा क्या बोला, ऐसा क्या कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपको बिजली का झटका दिलवाना चाह रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति अपने बाप को ही धक्का देके बाहर कर सकता है, जिसने 5 वर्षों तक प्रदेश की जनता को केवल दंगों की चपेट में ला करके मरवाया हो, प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया हो, यहाँ के नौजवानों के रोजगार और नौकरी पर डकैती डाली हो, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मुझे उनकी बातों पर तरस आती है और बिजली देने के उनके वक्तव्य पर हंसी भी आती है। गोरखनाथ पीठ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्व है उसका, देश भर से लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन लगातार वो बाबा, आश्रम इस तरह से ऐसे बोलते रहे जैसे मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, वो उनके संस्कार हैं। जो अपने बाप का नहीं हो हमारा कैसे होगा, प्रदेश की 22 करोड़ जनता का कैसे होगा। अब तो प्रदेश में एक चर्चा ये भी है, आम जनमानस में एक चर्चा तेज़ी के साथ उभरी है कि जैसे कोई भी हिंदू अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखता है, जैसे कोई मुस्लिम अपने पुत्र का, कोई सभ्य मुस्लिम अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, वैसे ही आने वाले समय में मुझे लगता है कोई भी सभ्य व्यक्ति अपने पुत्र का नाम अखिलेश नहीं ही रखेगा।
मुस्लिम की अगर बात करें तो जैसे सपा और बसपा लगातार ये क्लेम कर रहे थे कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी उस रेस में अब शामिल होना चाहती है। बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं दे पाए, जबकि देना चाहिए था। कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, टिकट का आधार हिंदू और मुस्लिम नहीं हो सकता है। टिकट का आधार पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता और उसके जीतने की संभावना, ये दोनों हो सकते हैं। सपा बसपा एक संकीर्ण दायरे में कैद होकर के रह गई हैं। पहले इन्होंने जाति के आधार पर समाज को बांटा है, अब इस संप्रदाय के आधार पर समाज को बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विभाजन विनाशकारी है और सपा बसपा को इस बार प्रदेश की जनता धूल चटाएगी। क्या इस चुनाव में हिंदू बनाम मुस्लिम ये मुद्दा है? देखिए, हिंदू बनाम मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं, विकास बनाम विनाश है, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रघात है। भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चल रही है। सपा कांग्रेस का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी ये विनाश और राष्ट्रघात के मुद्दे को लेकर के चल रही हैं। लेकिन शमशान, कब्रिस्तान, कसाब ये क्यों आ जाता है? विकास के ही एजेंडे के हिस्से हैं। सरकार की प्राथमिकता जनता की बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी, बिजली, पानी, सड़क, ये सब उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। नौजवानों को रोजगार, किसानों को उनकी उनको मुआवजा उपलब्ध मिले, उनकी उपज का उचित दाम मिले, ये सब मुद्दे होने चाहिए थे इलेक्शन में, या 5 वर्षों तक सरकार की प्राथमिकता ये सब मुद्दे होने चाहिए थे। इन सब कार्यों पर कार्य करने की बजाय इन 5 वर्षों तक इन्होंने इस पे कार्य नहीं किया। 14 वर्षों से सपा बसपा ने इन मुद्दों पे काम नहीं किया। अमित शाह जी कह रहे हैं कसाब और पीएम कह रहे हैं केसरिया होली, ये कौन सा विकास है? देखिए, हमने तो कहा ना कि कांग्रेस, सपा और बसपा अगर इनको मिलाएंगे तो कसाब हो गया। जो कार्य कसाब ने देश के खिलाफ किया था वही काम इन लोगों की नीतियां कर रही हैं। इन्होंने समाज को पहले जाति के आधार पर बांटा, अब संप्रदाय के आधार पर बांटने का पाप इन्होंने पिछले 14 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं। विकास सड़कों पर नहीं, बिजली नहीं मिलती, अन्य बुनियादी सुविधाएं जनता को नहीं मिलती, लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर विकास का पैसा इन्होंने लगाया है। तो ये अब विभाजनकारी जो राजनीति है सपा बसपा की, इसको तिलांजलि देने का समय आ गया है और स्वाभाविक रूप से बीजेपी जीतेगी तो केसरिया होली तो खिलेगी। गोरखपुर की बात करें तो बहुत सारे लोगों का एतराज़ होता है कि यहाँ सड़कों का नाम आप बदल देते हैं। आगे की क्या योजना है? आगे भी ये अभियान चलेगा। राष्ट्र गौरव के प्रतीक जो चीज़ें होंगी उसके नाम पर सारे नामकरण होंगे। आपके जो तमाम विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं और आपके बयानों से भी ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा। ध्रुवीकरण नहीं, जनता को उनकी पीड़ा का एहसास कराया जा रहा है, उनके साथ हुए अन्याय को याद दिलाया जा रहा है। मायावती ने आज बाहुबली मुख्तार अंसारी के गढ़ मऊ में रैली की और यहां उन्होंने मुख्तार की तारीफ की, समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। मायावती ने कहा उन्हें मुख्तार और अफजाल अंसारी पर पूरा भरोसा है, वो 11 मार्च को समाजवादी पार्टी को वेंटिलेटर पर ले आएंगे। समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही यहाँ खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी और यदि इसमें कुछ कमी भी रह गई तो उससे फिर इनके खुद के चाचा श्री शिवपाल यादव ही ज़रूर पूरा कर देंगे। और वैसे इस मामले में मुझे श्री मुख्तार व अफजाल अंसारी परिवार पर भी ये पूरा भरोसा है कि वे आपके इस खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में तो इनको खुद ही ऑक्सीजन में ले आएंगे। जिनको यहाँ बीजेपी व सपा का बबुआ भी माफिया व बाहुबली बताते हुए ठगते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में शमशान कब्रिस्तान की जुबानी जंग में आज बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की एंट्री हुई। साक्षी महाराज ने कहा देश में कब्रिस्तान की जरूरत ही नहीं है, अगर ऐसा ही कब्रिस्तान बनते रहे तो खेती कहाँ होगी, इसीलिए मुसलमानों का भी अंतिम संस्कार शमशान में होना चाहिए, शव को सुपुर्दे खाक करने के बजाय जलाया जाना चाहिए। मैं मोदी जी के इस वचन से सहमत नहीं हूं। मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करता कि कब्रिस्तान और शमशान बराबर में बनना चाहिए। कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए।
अगर कब्रिस्तानों में हिंदुस्तान की सारी जमीन चली जाएगी तो खेती कहाँ होगी, खलियान कहाँ होंगे। विश्व में जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां किसी भी प्रकार से कोई कब्रिस्तान होता ही नहीं है, वहां तो जलाया जाता है। और हम साधु सन्यासी करीब 3.5 करोड़ साधु सन्यासी सारे देश में हैं। हम साधु सन्यासियों में भी परंपरा गाड़ने की है, जलाने की नहीं है। पर मैं यह चाहता हूं, मेरी इच्छा यह है, मोदी से ये निवेदन करना चाहता हूं, शमशान एक हो, वही शमशान जन्नत तक ले जाए, वही शमशान मोक्ष द्वार तक ले जाए, वही स्वर्ग तक ले जाए। और कम से कम राजनीतिक लोग बाहर तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को इकट्ठा नहीं होने देते, लेकिन शमशान में तो इकट्ठा होने दें। तो एक ही चिता हिंदू की, वही मुसलमान की, वही सिख की, वही ईसाई की। शमशान कम से कम वो तो जब पैदा एक जगह से होते हैं तो कम से कम मरते समय एक जगह जाएं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा कोई कानून बने जिसमें कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं, शमशान सबका संयुक्त हो। बयान पर विवाद बढ़ा तो साक्षी महाराज ने अपने सुर थोड़े ढीले किए। साक्षी महाराज ने अपनी बातों का मतलब समझाने की कोशिश की। मेरा कहना यह है कि हम साधु सन्यासियों को भी जमीन में गाड़ा जाता है, समाधियां बनती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान को भी कब्र में दफनाया जाता है, परंतु मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी दफनाने की परंपरा नहीं है, जलाने की परंपरा है। और अगर कब्रिस्तान सारे हिंदुस्तान में बनता रहेगा तो हिंदुस्तान में रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, खेती के लिए जगह नहीं मिलेगी जी। तो ये जो नेता लोग हैं अपने वोटों के कारण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटते रहते हैं, उनका कब्रिस्तान अलग, उनका शमशान अलग। मेरा कहना यह है कि एक ही होना चाहिए। अगर कब्रिस्तान अच्छा नहीं लगता, शमशान अच्छा नहीं लगता तो अंतिम स्थान का नाम दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बाद अब मेरठ में भी एटीएम से चूरन वाला नोट निकला। मेरठ में एक टीचर ने आरोप लगाया कि पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से एक 2000 रुपए का नकली नोट निकला है। 5 नोटों में ये एक नोट चूरन वाला था, यानी इस नोट पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा था। इस टीचर ने बैंक मैनेजर से मामले की शिकायत की, लेकिन फिलहाल बैंक एटीएम से नकली नोट निकलने की बात से इनकार कर रहा है। आरबीआई की जगह चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की जगह भारतीय मनोरंजन बैंक। 2000 रुपए की जगह लिखा है 2000 कूपन और 2000 नंबर। नोट पर लिखा है, मैं धारक को 2000 कूपन देने का वचन देता हूं, और नोट के कोने में छपा है चूरन वाला लेबल। मतलब 2000 रुपए की तरह दिखने वाला यह नोट चूरन वाला नोट है। 2000 का यही चूरन वाला नोट अब मेरठ के एटीएम से निकला है। मेरठ के मंगल पांडे नगर में रहने वाले सुनील दत्त शर्मा ने आरोप लगाया है कि इलाके के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से यह चूरन वाला नोट निकला है। सुनील शर्मा के मुताबिक उन्होंने 24 फरवरी को एटीएम से 10,000 रुपए निकाले, जिसकी एवज में 2000 रुपए के 5 नोट निकले। वो नोट घर ले गए, लेकिन जब दूध वाले को पेमेंट दी तो उसने एक नोट नकली बताकर वापस कर दिया। सुनील ने नोट देखा तो हक्के बक्के रह गए। नोट पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। ये चूरन वाला नोट था। एटीएम में गया पैसे निकालने के लिए, तो वहाँ पर थोड़े से पैसे बाहर निकले, तुरंत ही फिर वापस चले गए जी। 10,000 रुपये निकाल रहा था मैं, तो पैसे वापस चले गए एटीएम मशीन में ही। उसके बाद फिर मैं तेजगली चौराहे वाली ब्रांच पर गया एटीएम पर, तो वहाँ से जब पैसे निकाले तो मैं ऐसे ही रख लिया, मैंने गिने नहीं थे। तो जब घर पर आकर के मैंने शाम को दूध वाले को पेमेंट किया, तो तब उन्होंने कहा कि एक नोट नकली है, इसमें 2000 रुपये का। मैंने पेमेंट दिया उसको जी। पेशे से टीचर सुनील शर्मा ने पहले बैंक के टोल फ्री नंबर पर शिकायत की, फिर ब्रांच में लिखित कंप्लेंट दी, लेकिन बैंक अधिकारी ये नहीं मान रहे कि चूरन वाला नोट बैंक के एटीएम से निकला। बैंक मैनेजर का कहना है कि नोट कहीं और से आया है, एटीएम से निकला ही नहीं। अगर वो पैसे अगर उन्होंने एटीएम से निकला होता तो ये नोट देखने से ऐसा लगता है कि ओरिजिन जो जेन्युइन जो करेंसी है उससे अलग है। ये हाथ में आते ही पता लग जाता है, क्योंकि इसमें चिकनाहट भी ज़्यादा है, इसका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। जहाँ तक बैंक का मामला है, बैंक में नकली नोट नहीं हो सकते। मेरठ से पहले दिल्ली में 22 फरवरी को भी बैंक एटीएम से 2000 रुपए की जगह चूरन वाले नोट निकले थे। करीब 30 साल तक देश की समुद्री सीमाओं की रखवाली करने वाला दुनिया का सबसे पुराना
एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट अब रिटायर होने जा रहा है। 6 मार्च को मुंबई में एक समारोह में विराट को डीकमीशन किया जाएगा। खबर है कि रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश में इस वॉरशिप को म्यूजियम के तौर पर एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। पूरी दुनिया को अपनी ताकत का दम दिखाने के बाद INS विराट अब रिटायर होगा। नौसेना के इस एयरक्राफ्ट करियर ने सालों साल भारत के दोनों समुद्री तटों की निगरानी की। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से मशहूर INS विराट मई 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। नौसेना में शामिल होने के बाद कई बड़े ऑपरेशन में शामिल हुआ। 1989 में श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के लिए चलाए गए ऑपरेशन जुपिटर का हिस्सा था। विराट ऑपरेशन पराक्रम का भी हिस्सा था। जुपिटर के समय 1989 में हम एंकरेज पे थे जब इस शिप को शॉर्ट नोटिस पे सेल करने का ऑर्डर दिया गया था। गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन एम्बार्क की गई थी एट सी, जो कि पहली बार हो रहा था, और बटालियन के खाली लोग नहीं थे, उनका सारा इक्विपमेंट, उनका सारा एम्यूनिशन, उनका सारा POL सब चीज़ें साथ में लेके आए थे और उसके साथ एम्बार्क किया गया था। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। विराट ने अमेरिका और जापान के साथ साथ युद्धाभ्यास मालाबार में हिस्सा लिया था। आखिरी बार फरवरी 2016 में विराट को दुनिया ने विशाखापत्तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में देखा था। जहां भी जाता था अपने आसपास 200 से 300 मील तक की दूरी तक अपना पूरा कंट्रोल करके रखता था, जिसे कहते हैं कि सी कंट्रोल। वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी एम्बार्क्ड स्क्वाड्रंस के साथ और जो साथ में दूसरे जहाज चल रहे हैं उनके साथ करके जब वो चलता है तो वो ऐसा होता है जैसे किसी जंगल में शेर जा रहा है। 24,000 टन वजनी INS विराट 740 फीट लंबा और 160 फीट चौड़ा है। इस पर 1500 नौसैनिक तैनात होते थे। INS विराट पर सी हैरियर लड़ाकू विमान और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात होते थे। एक बार समंदर से निकलता था तो 90 दिन तक पोर्ट पर वापस नहीं लौटता था। भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले ये ब्रिटेन के पास था। रॉयल नेवी में 25 साल गुजार चुका था। सबसे ज्यादा वक्त तक ऑपरेशनल रहने के लिए विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार है। INS विराट लगातार 2250 दिनों तक सेल करता रहा, यानी कि कुल 10,94,000 किलोमीटर। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो करीब INS विराट ने पूरी दुनिया का 27 बार चक्कर लगा चुका है। INS विराट के रिटायर होने के बाद इंडिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य बचेगा। विक्रमादित्य नौसेना के जंगी बेड़े में 2014 में शामिल हुआ था। कोच्चि शिपयार्ड में नया INS विक्रांत बनाने में 2-3 साल का वक्त लग सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुजरात से एक बड़ी खबर। यहां MBBS के एडमिशन के लिए लाखों की रिश्वत ली जा रही थी। गुजरात के वडोदरा में एजुकेशन के नाम पर करप्शन का एक बड़ा मामला सामने आया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के इल्जाम में सुमनदीप विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के संचालक मनसुख शाह समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। मनसुख शाह को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और जब डिटेल में जांच हुई तो करोड़ों के करप्शन की बात सामने आई। पता चला कि मनसुख शाह MBBS और BDS के स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मोटी रकम लेता था। पहले बिना तारीख वाले चेक वसूलता था, कैश मिलने के बाद चेक लौटा दिया करता था। ACB की टीम को मनसुख के घर से 100 करोड़ से ज्यादा के बिना डेट वाले चेक बरामद हुए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा के सोने के जेवर मिले। ACB को 43 करोड़ से ज्यादा की FD के कागजात भी बरामद हुए हैं। हमने पूरा आयोजन किया और आयोजन करके 20 लाख रुपए लेते हुए भरत सावंत को और उसके आदमी अशोक दर्जी को पकड़ लिया। बाद में उसे फोन पर बात करवाई। जब मनसुख भाई ने बोला कि पैसा आ गया है, तब मनसुख भाई शाह ने भी बताया कि मैं चेक वापस दे दूंगा। ऐसे सबको तीनों को हमको पकड़ के सबको अटक कर दिया है। और उनके पास से मनसुख भाई के पास के ऑफिस में हमने सर्च किया तो उनके पास उनके और फैमिली की फिक्स डिपॉजिट की रिसीव हमको 43 करोड़ की मिली और दूसरे 220 चेक मिले जो करीबन 101 करोड़ के थे। और दूसरे उनके घर की सर्च कराए उसमें 1 करोड़ मिले। दूसरे तीनों आरोपी के घर में सर्च किए उसमें लाखों रुपए का सामान हमको पाया गया है और अभी हमारी तपास प्राथमिक स्टेज पे चालू है। ईडी का भी संपर्क किया है और ईडी भी इसमें तपास करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय की पैरोल तो बढ़ा दी मगर बेल के लिए कंडीशन लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सुब्रत रॉय को बेल तभी मिलेगी जब अदालत में सहारा ग्रुप की तरफ से 5,092 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए जाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 7 अप्रैल तक का वक्त दिया है। पैसा जुटाने के लिए 13 प्रॉपर्टीज बेचने के डायरेक्शन दिए हैं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 7 अप्रैल तक प्रॉपर्टी न बिकी तो कोर्ट और वक्त देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में सहारा ग्रुप का होटल खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले 750 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को सहारा ग्रुप का लैंड एक्वायर करने के मामले में 112 करोड़ का कंपनसेशन देने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की 39,000 करोड़ की एम्बी वैली प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर जारी किया था। कोर्ट ने 17 अप्रैल तक सुब्रत रॉय की पैरोल बढ़ाई है। सेबी से चल रहे विवाद को लेकर सुब्रत रॉय 2014 में जेल गए थे। एक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त किस मंत्री की तलाश कर रही है। अखिलेश सरकार के मंत्री और अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। आज लखनऊ पुलिस की एक टीम गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लखनऊ के सरकारी घर पर पहुंची, लेकिन प्रजापति अपने घर पर नहीं मिले। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में केस दर्ज किया गया है। गायत्री प्रजापति पर एक महिला ने गैंगरेप और अपनी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसी मामले में आलमबाग पुलिस की अगुवाई में टीम उनके सरकारी घर पर पूछताछ करने पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गायत्री प्रजापति को इस मामले में जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कोई साक्ष्य मिले आप लोग को ऐसा जो मतलब केस में आप लोग को मदद That's a part of investigation. We cannot share. पूछताछ के लिए आपने बोला है गायत्री को? अभी तक उनका कोई लोकेशन मिल पाया? कोई लोकेशन मिल पाया? कोई बता रहा दिल्ली चला गया, कोई बता रहा मुंबई चले गए हैं। आप लोग के साथ किसी तरीके से संपर्क में आए हैं कि नहीं? अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। क्या माना जो होगी गिरफ्तारी होगी? सबूत आएंगे, गिरफ्तारी होगी। अगर लोकेशन मिलते हैं उनके अरेस्ट होगा। आज की बात में इतना ही। अब आप देखिए नॉन स्टॉप सुपरफास्ट बस ब्रेक के बाद।